जरूर पढ़ना, सबके सब कंपलसरी है इस बार नोट्स आप सबको, क्योंकि पिछली बार नोट्स में से 126 नंबर फंसे हैं। तो समझ जाओ नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है ना। कामयाब होना ही है तो जो जो चीजें जरूरी हैं वो करते जाओ। तो ये नोट्स मिलेंगे आपको ऐप पे, ऐप है हमारा SA टीचर अकेडमी, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करेंगे और आप इसको डाल करके जो है अपना फोन नंबर लॉगिन करेंगे और नोट्स आपके फोन में आ जाएंगे, वहां से आप परचेज करेंगे। तो नोट्स आपके लिए कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं और से भी नोट्स ले लिए ना तो भी इनको लेना। मैं ये नहीं कह रहा कहीं और से मत लो, 10 जगह से ले रखे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, 10 किताबें खरीद रखी होंगी खरीदो, पेड कोर्स खरीद रखा होगा कोई दिक्कत नहीं खरीदो, लेकिन ये नोट्स फिर भी खरीदो, ये नोट्स फिर भी पढ़ो, आपके लिए हैं। समझ जाओ बात को, इन नोट्स को बनाने में 7.5 महीने लगे थे, क्योंकि पूरा निचोड़ निकाला था आपका बहुत सारी किताबों का। 126 नंबर फंसा रहे हैं हम नोट्स के अंदर से, तो इसकी इंपोर्टेंस समझो। और दूसरी बात यह है कि कहीं और से अगर हमारे नाम से कोई आपके पास मैसेज करे, क्योंकि ये फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है आजकल, अगर हमारे नाम से कोई भी आपको करेगा कि मेरे पास ऐसे टीचर अकेडमी के नोट्स है, शादाब सर के नोट्स है, ले लो हमसे, नहीं लेना, क्योंकि गलती हो जाएगी, पैसे वो आपसे ले लेंगे, नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कुछ और मिलेगा, हमारे नोट्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से फंसो मत, उसमें दो चीजें होंगी, एक तो पैसों का नुकसान होगा और दूसरा ये कि आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप उन नोट्स को पढ़ने लग जाओगे और फिर आपका तब तक टाइम निकल चुका होगा, सीटेट में उनमें से आना कुछ नहीं है। तो फर्जीवाड़े में ना फंसे, सिर्फ एक ही तरीका है आपका, यही है कि आप जो है ऐप पे जाके नोट्स खरीदें, यही एक तरीका है आपका, ठीक है। बाकी ऑफिशियल नंबर मैंने आपको दे रखा है 8532855503, उस नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अगर किसी भी नंबर से आपके पास मैसेज आता है तो उसको ब्लॉक मारो फटाफट से। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं। अच्छा मेरा मार्कर उठाना। हाँ जी। चलिए जी शुरू करते हैं आज। और चलो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ज्योग्राफी वाली आज जो आप जो पहले पढ़ाए थे वही पढ़ाओ, कि आप महाभारत क्लास चलाओगे। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिस्ट्री से शुरुआत, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा लगता है आप लोगों को भी कि हिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल काम है हिस्ट्री को पढ़ना, तो उसको आसान बना देता हूँ सबसे पहले, है ना। ठीक है जी। चलो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो देखो, तो यहाँ पे बात करेंगे हम हिस्ट्री की आज, और कंप्लीट हिस्ट्री आपकी खत्म ही है आज, ठीक है। आज आपकी कंप्लीट हिस्ट्री खत्म है, और हिस्ट्री को भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, और एक एक पॉइंट आपको जो है यहाँ पे समझ के चलना है। साथ में मैंने प्रश्न डाले हैं कुछ, उसके बाद में मतलब मैं अपनी तरफ से आपसे प्रश्न पूछूंगा, जो चैप्टर आपका होगा उससे रिलेटेड उसके आंसर आप सबको करने होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। चलो ये वीडियोस आप बाद में देखते रहना, क्योंकि ये बीच बीच में आती रहेंगी, है ना, मजा आएगा आपको देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी आगे देखेंगे, ओके। चलिए देखो, यहाँ पे बेसिक से शुरुआत करते हैं। एक बच्ची है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, बहुत क्यूट सी बच्ची है ना, लाइक कर दो चलो बच्ची को। देखो, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, जो आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अभी हम फिलहाल, लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे इतिहास की तरफ, यानी कि कहाँ से जीवन की शुरुआत हुई है, कहाँ से मानव ने सभ्यता सीखी, कहाँ से मानव ने जो है पशु चराने, पशु पालन करना सीखा, कहाँ से जो है घर बनाने सीखे, कहाँ से जो है उसने बिजनेस करना सीखा, और आज जो है मेट्रो सिटी में घूम रहा है बंदा, एरोप्लेन में उड़ रहा है। तो वहां से लेकर के जहां उसको ये भी नहीं पता था पहिया क्या चीज है, उसको ये भी नहीं पता था कि अ, अमरूद खाने की चीज होती है या सेब खाने की चीज होती है, उसको कुछ नहीं पता था। उस जमाने से लेके आज तक का जो डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन से किस तरह से मनुष्य ने सारी चीजें सीखी, उसके बाद में राजा महाराजा लोगों के अंदर राज करने की जो इच्छा है वो कहाँ से उत्पन्न हो गई। एक जंगलों में रहने वाला व्यक्ति जो सिर्फ अपने पेट भरने के बारे में सोच रहा था, उसके दिमाग में और कुछ था ही नहीं, सिर्फ वो ये चाहता था कि मेरा पेट भर जाए किसी तरह से। उस इंसान के अंदर दूसरे लोगों पर राज करने की इच्छा कहाँ से पैदा हो गई अचानक से, कि भाई मैं राजा बनूंगा, मैं बाकी लोगों के ऊपर हुक्म चलाऊंगा, ऐसी चीजें कहाँ से आ गई। तो ये सारे रहस्य आज की वीडियो में खुलेंगे, और एकदम जो है स्टेप बाय हम स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, तो कल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, है ना।
साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी व्यक्ति की से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। यानी कि आपके पापा, आपके दादा, अगर आपके परदादा ज़िंदा हैं तो उनसे कर सकते हो, है ना? जो बूढ़े-बुज़ुर्ग लोग हैं उनके बारे में उनसे पूछ सकते हो। जैसे कि आज़ादी के समय क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, है ना? तो उसका हमें कैसे पता होगा? जो उस समय के लोग हैं, हालाँकि उस समय की किताबें लिखी हुई हैं, तो किताबों से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें किताबों में नहीं है, जो रियल घटनाएँ हैं, वो हम दादा से, अपने अपने पापा से पूछते हैं कि क्या हुआ था उस ज़माने में, कैसे-कैसे हुआ होगा? तो बचपन में आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी अपने घरवालों से, है ना? लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जान सकते हैं? आज से 2000 साल पहले, 5000 साल पहले या 8000 साल पहले, 10,000 साल पहले या कहूँ 1 लाख साल पहले क्या हुआ होगा, तो कैसे जानेंगे? उसके बारे में भी अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, जैसे कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे लोग। हम आखेटकों, आखेटक कहते हैं शिकारियों को, ये शब्द याद रखना क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत बार आ चुका है। आखेटक, आखेट मतलब होता है शिकार करना, आखेट मतलब होता है शिकार करना और आखेटक होते हैं शिकारी, ठीक है? तो शिकारी, पशुपालक जो पशु पालते हैं, कृषक यानी कि किसान, शासक, व्यापारी, पुरोहित, पुरोहित कहते हैं पंडितों को जो पूजा पाठ करते थे, जिन्होंने धर्म की शुरुआत की, उन लोगों को कहेंगे। अभी इसके आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। शिल्पकार कहते हैं जो मूर्ति कला बनाते थे, मूर्ति चीज़ें बनाई हैं या जो भी पत्थरों की चीज़ें बनाई, कुछ भी एनीबॉडी जो भी चीज़ें हैं, एनीथिंग, वो सब शिल्पकार ही जो है बनाएँगे आपके, डिज़ाइनिंग जो भी काम होगा। कलाकार जो होते थे ज जो ग कविताएँ गाएँगे या जो लेखक होंगे वो आपके कलाकारों में आ जाएँगे। संगीतकार हैं या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं हम, इतिहास के मदद से। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे, कौन-कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन-कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाया करते थे। इन सब का पता हम कर सकते हैं, हमारे पास में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोग कहाँ रहते थे, शुरुआत कहाँ से हुई? मानव सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई? मानव सभ्यता से भी पहले की शुरुआत कहाँ से हुई? जब लोग सिर्फ़ शिकार पर ही आधारित थे और सिर्फ़ ये सोचते थे कि हमारा पेट कैसे भरेगा, आज हम ज़िंदा कैसे रहेंगे, वो सिर्फ़ इतना सोचते थे। तो यहाँ पे बात करें अगर, तो नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले लोग, पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। नर्मदा नदी जो कि कहाँ पर है? यहाँ पे देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे अगर ये भारत के नक्शे में देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नर्मदा नदी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहले यानी कि कई लाख वर्ष पहले लोग जो है इस नदी के तट पे रहते थे और कितने लाख साल पहले अगर मैं अंदाज़न बताऊँ, तो लगभग 20 लाख साल पहले। 20 लाख साल कितना पुराना टाइम है। यानी कि उस समय पे भी यहाँ लोग थे। अब वो क्या करते थे वो अभी बात करेंगे। किस तरह का जीवन था उनका वो देखेंगे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुशल संग्राहक थे। संग्राहक उसको कहते हैं जो सामान इकट्ठा करे। संग्रह शब्द से बना है। संग्रह क्या होता है आपका? इकट्ठा करना। और संग्राहक होता है जो सामान इकट्ठा करे। मतलब जैसे आजकल व्यापारी लोग होते हैं तो सामान स्टॉक करते हैं ना, अमरूद खरीद के रख लिए और जब सीजन नहीं है तब बेच दिए, यानी कि उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गेहूँ जो है खरीद के रख लिए, जब गेहूँ की फसल नहीं है उसके बाद में उसका आटा बना करके वो मार्केट में बेच रहे हैं। तो जो इकट्ठा करके सामान को रखेगा, उसी प्रकार से पुराने लोग जो थे उस टाइम पे, ये लोग भी सामान इकट्ठा करते थे। ये फल इकट्ठा करते थे, सब्जियाँ इकट्ठा करते थे और भी चीज़ें इकट्ठा करते थे, या फिर ये शिकार करते थे, तो शिकार करके उसका मांस इकट्ठा कर लेते थे, बाकी लोग इनसे लेने आते थे। तो इस तरह के, इसलिए इनको जो है संग्राहक नाम दिया गया है। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे कि आसपास जो है जंगलों में कौन-सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल होगी, कौन-सा फ्रूट्स किस जगह पे मिलेगा हमें, है ना? वो सारी चीज़ें। अपने भोजन के लिए वे जड़ों का, फूलों का तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे। आखेट मतलब जानवरों का शिकार करते थे। एक छोटी-सी क्लिप आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये जो पुराने लोग थे जिनको हम आदि मानव कह सकते हैं, तो ये लोग जो है किस तरह से शिकार करते थे या किस तरह से, आप इसका एक छोटा-सा मैंने
बस एक आपके दिमाग में इमेज बनाने के लिए इसको डाला है, बाकी अभी आगे डिटेल जानेंगे इनके बारे में, है ना। आपके पास नोटिफिकेशन गई है भाई, आप लोगों के पास? हाँ जी। और मैंने शायद आज मेरे ख्याल से मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया वीडियो ना, तो मैं टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर देता हूँ, है ना। ये कौन है, हंस रहे हो, ये आपके पूर्वज हैं, समझ रहे हो। यही लोग हैं शुरुआती इंसान, यहीं से शुरुआत हुई है इंसानों की। अनु आपके मामा, अरे मजाक बनाना शुरू कर दिया आपने अभी से, हाँ। चलो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को। सर ये कौन से चिंपैंजी है बेटा, मंजू जी चिंपैंजी नहीं है ये इंसान है। इंसान पहले ऐसे ही हुआ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट जैसे हुआ, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है ना आपको क्लास करने में? बताओ एक बार कमेंट करके, यस लिखो कमेंट में, कैसी लग रही है क्लास, मजा आ रहा है? हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो, और ऐप का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आईडी मेरी द शादाब आलम है, THE शादाब आलम। देखिए ये चीज़ आप देख चुके हैं, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बात करते रहेंगे, सारी चीज़ें आपके आएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मजा आएगा आपको। देखो, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को ढूंढो। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, ये पहाड़ियां फिलहाल तो पाकिस्तान में है। पहले हिंदुस्तान में हुआ करती थी, क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैप देखो, ये जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है, और हिंदुस्तान का ये बॉर्डर है। ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है, ये है आपका पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये है किरथर पहाड़ी, यहाँ पे लाल बिंदु आप देख रहे हैं, ये है आपके किरथर पहाड़ी। और ये इसी के पास में बिल्कुल लाल बिंदु आप देख पा रहे हैं, ये वाला। तो ये है आपका सुलेमान पहाड़ी। ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले, नर्मदा नदी की जो बात अभी हमने की है, वो थी 20 लाख साल पहले की। वहां पे ये कुशल संग्राहक लोग रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ लोग जो है इस क्षेत्र में लगभग 8,000 साल पहले इस क्षेत्र में लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे 8,000 साल पहले, तो ये डेट आपको याद रखनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 8,000 साल पहले, यानी कि आज से 8,000 साल पहले आपके यहाँ पाकिस्तान में किरथर और सुलेमान पहाड़ियां, यहाँ पे लोग रहा करते थे। ठीक है। पूर्वी स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। इस जगह की बात चल रही है अभी, जहां पाकिस्तान में है। पहले ये हिंदुस्तान के अंदर ही था, अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे फसलें उगाना स्टार्ट हो गया था 8,000 साल पहले। हालांकि फसलों का उगाना इससे भी पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन हम जो पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं, वहां पे 8,000 साल पहले हुआ। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, और ये लोग गांव में रहने लगे थे। मतलब अब ये कॉलोनी बना के रहने लग गए थे, अब ये सभ्यता की टाइप से रहने लग गए थे, कि एक गांव बनेगा, वहां पे लोग रहेंगे उस तरह से। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के पास में। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वी भारत में जो है, ये गारो पहाड़ियां हैं, ये वाली, ये गारो पहाड़ियां हैं। और ये मध्य प्रदेश में आपका जो है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतों के पास में आपके क्या है, ये विंध्या पहाड़ियां आपका। ठीक है। ये है विंध्या पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ियां। तो ये 4 पहाड़ियां हैं मुख्यतः, जो कि 2 तो पाकिस्तान में चली गई है, 2 हमारे हिंदुस्तान में, बंटवारा बराबर हुआ बिल्कुल, है ना। देखो, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान और सुलेमान और खिरतर पहाड़ियों में 8,000 साल पहले रहते थे। उसके बाद में उत्तर पूर्व में गारो, और मध्य भारत में यानी कि मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ, और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, यहाँ पे। ठीक है। तो ये वो 4 जगहें हैं, याद रख लो। किस तरह से याद रखोगे आप, क्या कुछ भी इसकी ट्रिक बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए किरथर पहाड़ियां हैं, तो मैं इसको अगर की लिख दूं, ठीक है, के, सुलेमान पहाड़ियां हैं S, और ये विंध्य पहाड़ियां हो गई आपकी V, और आपका G हो गया। ठीक है। तो इसको एक और हम इसको बदल देते हैं, और उसको इस तरह से कर देते हैं, KVSG। ठीक है। तो KVS आपको याद रहेगा, KVS की आपका एग्जाम होता है टीचर बनने के लिए, आप इसको याद रख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन। आगे G से ग्रुप कर देना। तो KVS की इज्जत कर लो थोड़ी सी, G लगा दो उसके सामने, KVS जी। तो ये चारों आपको याद रह जाएंगे। ठीक है। किरथर, और ये हो गई आपको विंध्य पहाड़ियां, ये आपकी हो गई सुलेमान पहाड़ियां, और ये हो गई आपकी गारो पहाड़ियां। ये 4 पहाड़ियों के नाम आपको याद रहेंगे। इनके आसपास जो है सबसे पहले हमारे हमारे भारत की बात चल रही है, तो यहाँ पे जो है लोगों ने खेती करना और पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो मानचित्र दक्षिण एशिया जिसको हम कहते हैं, तो दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी राज्य आते हैं सारे के सारे। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत आएगा आपका, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा और आपके अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाते हैं। तो ये आपका जो है दक्षिण एशिया है, नीचे की साइड वाला एशिया। दक्षिण एशिया के एक महाद्वीप से छोटा है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया नहीं, हाँ, बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्राय इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो हम जो नीचे वाला हम जो है अपने भारत को भी उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है वैसे, भारत को जो कहा जाता है ना वो प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। वजह क्या है पता है? प्रायद्वीपीय भारत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 साइड से पानी से घिरा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ऐसी जगह जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप भी कह सकते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत हम इसको कहते हैं और इसको उपमहाद्वीप कहते हैं हम दक्षिण एशिया को। जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार ये मिला करके हम इसको दक्षिण भारत कह देते हैं। तो ये ऐसी जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो सहायक नदियां कौन सी? पहले तो सिंधु नदी कौन सी है आपकी? सिंधु नदी ये है आपकी, यहाँ भारत का नक्शा आप देख रहे हैं। तो यहाँ जो ऊपर है ये, यहाँ हमारा जो है लद्दाख है सबसे ऊपर, यानी कि कश्मीर के पास। कश्मीर और लद्दाख पास पास हैं, तो लद्दाख से एक नदी निकलती है आपकी जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। और ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपका जो है तिब्बत में, तिब्बत से निकलती है ये। तिब्बत में मानसरोवर झील है एक। तो मानसरोवर झील से ये निकलती है आपकी और यहाँ से होते हुए पहले ये एंटर करती है भारत में, भारत में लद्दाख में एंटर करती है और लद्दाख से होते हुए ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, ये पाकिस्तान है यहाँ पे, ये आपका जो है भारत का यहाँ पे बॉर्डर हो गया। तो ये पाकिस्तान से होती हुई नीचे जाती है और यहाँ जाकर के ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंधु नदी से ही शुरुआत हुई आपकी सभ्यताओं की, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप सबने सुन रखा होगा जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु नदी से इस चीज की शुरुआत होती है, ठीक है? तो ये एक बड़ी, और इसके पास में कौन सी बता रहे हैं? सहायक नदियां, सहायक नदियां हैं इसकी, सतलज है ना? और भी है इसकी सहायक नदियां हैं जो हम आगे देखेंगे। अभी अभी फिलहाल इतना बता रहे हैं ये कि लगभग 4700 साल पहले, आज से 4700 साल पहले इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि आरंभिक नगर, जो भारत के आरंभिक नगर जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे नगरों का विकास होना स्टार्ट हुआ। ये पहले नगर थे। इससे पहले जो हमने बात की है सुलेमान किरथर पहाड़ियों में जो लोग रह रहे थे, वो गांव में रह रहे थे, छोटी छोटी बस्तियां बनाकर, है ना? वो भी गुफाओं में ही रह रहे थे लगभग। अपने तरफ से उन्होंने सिर्फ कुछ झोपड़ियां बनाना स्टार्ट किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद में 4700 साल पहले नगरों की शुरुआत हुई। नगर मतलब शहर का छोटा भाग कह सकते हो, शहर जैसा ही होता है नगर भी। तो गंगा और सहायक नदियों की बात करें अगर हम, तो यहाँ की नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। कितने साल पहले? 2500 साल है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है यहाँ से, और ये आपका यहाँ से उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, है ना? फिर यहाँ से आपका जो है वेस्ट बंगाल से होते हुए आपका चली जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो यहाँ वाला जो एरिया है ये आपका गंगा नदी का तटवर्ती, यानी कि आप खुद को ही मान सकते हो, अगर आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, आप झारखंड से हैं, तो ये आपके ही इलाके की बात चल रही है। यानी कि जहां आप इस वक्त रहते हैं उस जगह पे आज से 2500 साल पहले ही जीवन की शुरुआत हुई है। उससे 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। उससे पहले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, है ना? यहाँ पे सिर्फ ये ऐसे ही जंगल भूमि पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे 2500 साल पहले ही ये शुरुआत हुई है यहाँ पे नगर नगर बनने की, ठीक है? बाकी इसमें अभी और भी चीजें हम बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, समझ में आ रही हैं चीजें? एक बार जरा कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट भी देख लेता हूँ क्या चल रहा है भाई आपके कमेंट में। सर जी 6 क्लास की हिस्ट्री है क्या? हाँ, शुरुआत तो 6 से ही करेंगे। नगर 4700 साल पहले सिंधु घाटी का आरंभ हुआ, हाँ बिल्कुल। भाई वीडियो को लाइक करते रहो सबके सब, है ना? ऐसे नहीं, वीडियो को लाइक करते रहो जरा फटाफट से। रियली सर? हाँ जी, जैद अली जी। गंगा का एक भाग
देश में भी जाता है। हाँ, कल वाली वीडियो नहीं कल वाली दोबारा होगी। कल वाली जो क्लास थी उसमें लाइट चली गई थी ना, तो वो क्लास बीच में ही बंद हो गई थी, शुरू में ही। बहुत अच्छे से आ रही है, ओके वेरी गुड। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। चलो 1000 लाइक हमारे होने वाले हैं भाई, तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे सब लोग जरा। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। चलो। सर पीवाईक्यू में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे तो पीवाईक्यू करेंगे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले कंटेंट कर लेते हैं, उसके बाद में हम पीवाईक्यूज की मैराथन अलग से करेंगे, ठीक है। देखो, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, तो गंगा नदी का आपको पता चल गया है, ये गंगा नदी जाती है आपकी यहाँ से। और इसकी सहायक नदी ये है आपकी सोन नदी, ठीक है, ये है आपकी सोन नदी। ठीक। तो यहाँ की बात कर रहे हैं ये। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल में मगध कहलाता था, और अभी जो बिहार है आपका, अभी जो बिहार है यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये आपका मगध है आपका, ठीक है। ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये मगध है। तो पहले इसको मगध कहा जाता था, बाद में इसका नाम जो है अभी बिहार हो गया है। बिहार पहले छोटा एरिया था, बिहार था पहले भी, लेकिन पूरे मगध के बीच में एक छोटा सा शहर या एक सा छोटा सा गांव कह सकते हो, ये बिहार था पहले भी। और मगध के पास में एक वज्जी वज्जी नामक एक शासन व्यवस्था थी, मतलब एक राजा था वहां पे जिसका क्षेत्र था वज्जी नाम से, उसकी राजधानी था बिहार पहले। अभी हम आगे जाएंगे डिटेल में, तब आपको धीरे धीरे चीजें याद होती जाएंगी। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया धीरे धीरे। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। उपमहाद्वीप किसको कह रहे हैं हम? उपमहाद्वीप हमारे जो दक्षिण एशिया है उसको हम उपमहाद्वीप कह रहे हैं, ये हमेशा याद रखना अब आगे, क्योंकि एक शब्दावली आपको याद होगी, उस शब्दावली का इस्तेमाल अगले चैप्टर में होगा, अगली बातों में होगा। तो वो शब्दावली आपको याद ही रखनी है। उपमहाद्वीप का मतलब आपको पता चल गया, दक्षिण एशिया, यानी कि आपका चीन, आपका भारत, आपका अफगानिस्तान, आपका ये आसपास के जितने भी पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब दक्षिण एशिया का हिस्सा हो गए। तो इसी को उपमहाद्वीप कह रहे हैं। तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते रहते थे, जैसे चीन वाले हमारे हिंदुस्तान में आते थे, हिंदुस्तान वाले चीन में जाते थे, पाकिस्तान में जाते थे यात्रा करने के लिए। तो इस तरह से यात्राएं चली। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान तथा नदियां, समुद्रों के कारण यात्रा जो है वो जोखिम भरी होती थी, और फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, मतलब जो यात्री थे उनको उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी, जैसे कि युद्ध होते थे, एक राजा दूसरे राजा को जीतना चाहता था, है ना। अब नीचे से चोल साम्राज्य उठ के आया, उसने बोला कि मैं तो मगध पे राज करना चाहता हूँ, मैं उसको जीतूंगा, है ना। वो बड़ा बन रहा। तक्षशिला से उठे आपके चाणक्य जी, आ गए मगध पे राज करने के लिए, है ना। तो एक एक दूसरे जगह पे जो है अपनी सेना लेके जाते थे और दूसरे राज्यों को जीतने की कोशिश करते थे, इसलिए भी यात्राएं हुई। उसके बाद जो है आपका, इसके अतिरिक्त व्यापारी लोग चलते थे। व्यापार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना ही व्यापार होता है। तो व्यापारी लोग जो है कभी कभी काफिले में, कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे कस्बे में जाया करते थे। जैसे अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो बिहार में उनका जन्म हुआ, फिर वो निकल गए यूपी आ गए, यूपी में सारनाथ में आ गए, वहां उपदेश देने लगे, फिर दूसरी जगहों पे चले गए, है ना। तो इस तरह से लोग जो है, जो धार्मिक गुरु रहे हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे और लोगों को नए नए विचार बताते रहे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों की, नहीं सॉरी, स्थानों को खोजने की चाह की उत्सुकता से यात्रा किया करते थे, कि दूसरी जगह पे क्या होगा, वहां पे देखने चलते हैं। यानी कि जैसे आजकल इतिहासकार हैं, आजकल हम बताएं तो हमारी जो उत्सुकता है वो दूसरे ग्रह तक बढ़ गई है। इन लोगों की उस उत्सुकता इतनी थी कि हमारा गांव छोड़ के दूसरे गांव में क्या चल रहा है, फिर हुआ कि हमारा राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में क्या चल रहा है पता करके आते हैं, फिर हमारे देश के बजाय दूसरे देश में क्या चल रहा है। आजकल उत्सुकता हमारी इतनी बढ़ गई, हमारी पृथ्वी को छोड़ के मंगल पे क्या चल रहा है ना, बृहस्पति पे क्या चल रहा है, चांद पे क्या चल रहा है, चलो देख के आते हैं। तो चलता है आजकल, उत्सुकता जो है इंसान की बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरह से जो है लोग एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करते थे, कि वहां पे ये है। आजकल देश शेयर करते हैं, जापान में कोई टेक्नोलॉजी बनेगी वो भारत के साथ शेयर करेगा, भाई ये टेक्नोलॉजी आप खरीदना चाहते हो तो बताओ, लाओ हमारे 100 करोड़ रुपए दो, आप ले सकते हो इसको, है ना। तो इस तरह की चीजें हमेशा से होती रही हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत?
यूपी में अमरावती जिले से कौन है? अच्छा, ये भी आप क्या करोगे भाई जान के? अरे भाई साहब, आपस में बातें करने बंद करो, ठीक है ना? थोड़ा ज़रा इधर ध्यान दो पढ़ाई पे, वरना फिर बातें ही करते रह जाओगे। इतनी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, इतनी मज़ा आ रहा है, फिर भी आप बातों कर रहे हो आपस में, हाँ? आपको लग नहीं रहा कि कुछ काम का यहाँ से ले लिया जाए? थोड़ा सीरियस हो जाओ, दोबारा नहीं मिलेगा मौका। देखो, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र को देखो और पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक सीमाओं का मतलब हिमालय जैसे है हमारे भारत के ऊपर, तो हिमालय पर्वत ने एक सीमा बना रखी है चाइना के और हमारे बीच में, है ना? तो ये जो पहाड़ियां हैं ये सीमाएं तय करती हैं। इसी प्रकार से बात करें हम, तो हमारे भारत के पश्चिमी घाट हैं, पूर्वी घाट हैं, तो समुद्र से आने वाले लोगों को वो देखने पड़ते हैं वहां पे, है ना? हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे इसे कर सके। जैसे कि किसी ने चाहा कि एवरेस्ट पे चढ़ जाएं तो चढ़ गए, लेकिन आसान तो नहीं है। तो इसी प्रकार से पहले भी लोग आते रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरी गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए हैं और यहीं बस गए, फिर वो आने के बाद जो है ना, लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। जैसे अब आज के टाइम की बात करें तो आज भी तो हम संगीत और अपने विचार एक दूसरे में बांट ही रहे हैं। पहले हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, दूसरे देशों से आते थे, वो बौद्ध धर्म को सीखने आते थे, और भी बहुत सारी चीजें थी। फिर वो जो है अपने यहाँ से सीख करके अपने देश में जाके बताते थे। आजकल म्यूजिक की बात करें तो हमारे गाने जो है इंग्लैंड वाले सुन रहे होंगे, हम लोग खुद वहाँ के अपने अमेरिका वालों के गाने हम सुन रहे हैं, हॉलीवुड के गाने सुन रहे हैं, तो अभी भी तो म्यूजिक शेयर हो रहा है ना। आजकल ऑनलाइन हो रहा है, पहले ऑफलाइन हुआ करती थी चीजें, है ना? चलिए, जैसे कि यहाँ पे एक फोटो देखोगे, ये बिहार का ही है। दशरथ मांझी, दशरथ मांझी की कहानी सबको याद है ना? दशरथ मांझी की कहानी याद है आपको? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जैसे वो कहता ना, ले फिर आ गए सब राज्य खुशी, है ना? तो वो आपने फिल्म भी देखी होगी। तो उसमें जो है इन्होंने अपनी एक, सिर्फ इनकी जो है वाइफ का देहांत हो गया था पहाड़ से गिरने की वजह से, तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए थे। और किस वजह से नहीं ले जा पाए थे, क्योंकि रास्ते में पहाड़ियां पड़ती थी, तो इनको घूम करके बहुत चक्कर काट के जाना पड़ता था, तो तब तक जो है उसको ले जाते, तब तक वो उसका मृत्यु हो गई। तो इसलिए जो है इन्होंने, तब से इनको जुनून आया कि मैं इस पहाड़ को काट के जो है रास्ता बनाऊंगा, ताकि शॉर्टकट तरीके से सीधे रास्ते से जो है लोग एक गांव से दूसरे गांव में जा सकें। तो ये अकेले ही लग गए उसको तोड़ने के लिए। इनकी मदद करने जब कोई नहीं आया, लगे पड़े हैं, है ना? फिर ये दिल्ली भी आए मदद मांगने के लिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ भाई? फिल्म देखी है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आगे है आपका देश का नाम कैसे पड़ा आपका, जो भारत हम जिसको कहते हैं अपना इंडिया, तो उसका नाम कैसे कैसे परिवर्तित हुआ उसको देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या भारत, दो ही नाम प्रचलित है आज के ज़माने में। इसके अलावा हिंदुस्तान तीसरा नाम है जो प्रचलित है आपका। इंडिया शब्द का इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। इंडस, है ना? ये इंडस है आपका, INDUS। इंडस शब्द से निकला है, जो कि संस्कृत में जिसको सिंधु कहा जा सकता है या कहते हैं, है ना? अपने एटलस में ईरान और यूनान को देखो, तो ईरान और यूनान ये है आपका, ठीक है? ग्रीन वाला भाग जो है ये आपका देख सकते हो आप, ईरान, मतलब ये दूसरा देश है। तो ईरान वाले लोगों ने ये नाम दिया था। ये लोग ईरान और यूनान वाले जो है लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा या इंदोस कहा। क्या कहा? इंदोस। सिंधु नदी को, सिंधु नदी को क्या कहा इन्होंने? इंदोस रिवर कहा इन्होंने। फिर इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को, इसके पूरब में, यहां से सिंधु नदी आ रही है आपकी, ठीक है? यहां से आ रही है। तो इसके पूरब में जो देश पड़ा, यानी कि हमारा भारत और पाकिस्तान भी का भी कुछ हिस्सा अंदर था, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? उसको नाम दिया इन्होंने इंडिया। क्या नाम दिया? इंडिया। तो वहां से इस शब्द की स्थापना हुई, इंडिया शब्द की। भरत नाम का इस्तेमाल दक्षिण भारत वाले लोग करते थे। भरत शब्द का इस्तेमाल आपके कौन करते थे? आपके दक्षिण भारत के लोग करते थे। इस नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, अच्छा उत्तर पश्चिम, एक मिनट, अच्छा उत्तर पश्चिम, हाँ हाँ, ठीक ठीक।
उत्तर पश्चिम वाले लोग इसका नाम का यूज करते थे। यहाँ के लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख जो है वो संस्कृत में आरंभिक ऋग्वेद, जो कि 3500 साल पुरानी कृति है ऋग्वेद, उसमें भी मिलता है भरत शब्द का इस्तेमाल। भरत शब्द का इस्तेमाल बाद में इसका प्रयोग जो है देश के नाम पे होने लगा और भरत से बन गया भारत। ठीक है, भरत को चेंज करके भारत कर दिया गया। तो इस तरह से जो है नामों का जो है चेंजिंग आती रहती है आपकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने, और अभी जो हम बात कर रहे थे कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो किताबें वगैरह और पुरानी जो सामान हमें मिलता है, जो खुदाई की जाती है, उसमें कुछ पुरातत्व मिलते हैं जिसको अवशेष कहते हैं, वो चीजें उनके बारे में धीरे धीरे सीखेंगे और एक एक शब्द को याद करते चले जाएंगे, है ना। देखो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अपने माइंड में हमने बनाया है कि लोगों की शुरुआत कैसे हुई। यानी कि जीवन जो लोग गांव में और जिस तरह से लोग नगरों में रहना स्टार्ट किए हैं, तो वो किस तरह से और कहाँ कहाँ पर रहने स्टार्ट किए हैं। तो उसमें 5-10 पॉइंट है जो मेन मेन है। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट करके आंसर दो, देखते हैं आपको याद रहा है या नहीं रहा। चलो मुझे कमेंट करके ये बताओ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लोग कितने साल पहले रहते थे। चलो लिखो, अपना कमेंट लिखो, क्योंकि रिवीजन भी हैंड टू हैंड करके चलेंगे हम। चलो 1000 लाइक होने वाले हैं भाई, हमारे 3 लाइक की कमी बच रही है। 997 हो गए। चलो लाइक कर दो एक बार, कमेंट को नीचे करके ना फटाफट से वीडियो लाइक कर दो। चलो अब ये बताओ मुझे कि गंगा नदी के पास जो नगर बसे हैं, वो कितने साल पहले बसे हैं। चलो फटाफट लिखो, कमेंट में लिखो। हाँ सानिया खान 8000, हाँ ठीक है, वो आपका सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ सही, आपका जवाब है 8000। अरे नंदनी जी 80,000 लिख रहे हो आप, 80,000 नहीं 8,000 लिखना है। और ये कौन है, पुष्पांजलि 47,000 साल पहले। इस नंबर चेक कर लो, जीरो की गिनती नहीं आती आपको। हाँ, जीरो गिनती नहीं आती। बहुत बढ़िया। 4700 वालों का सवाल आंसर गलत है, 2500 साल वाला आपका सही है। जो गंगा नदी है उसके किनारे नगर बसे हैं 2500 साल पहले, ठीक है। 4700 साल पहले बसे हैं आपके सिंधु नदी के पास में, जो भारत के लद्दाख से होके जाती है, सिंधु नदी के पास में जो है वो आपका, ठीक है। इतनी बात आपको याद है। चलो 1000 लाइक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो लाइक करते रहो भाई सब लोग, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। तो अतीत में जो पुस्तकें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप देखते भी होंगे लाइब्रेरी में बहुत पुरानी पुरानी पुस्तकें होती हैं, या कोई फिल्म आती है हिस्टोरिकल फिल्म, तो उसमें पुरानी पुरानी किताबें दिखाई जाती हैं, उनमें पुराने समय की बातें होती हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। पहली बात तो उस टाइम पे प्रिंटर तो थे नहीं, कंप्यूटर थोड़ा थे। कंप्यूटर तो अभी आया है, कुछ ही 100-200 साल पहले की बात है कंप्यूटर आपका आया है, उससे पहले तो था ही नहीं। भारत में तो उतना भी नहीं, भारत में तो और बाद में आया है ना। तो हाथ से लिखी जाती थी सारी चीजें। तो हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इसको पांडुलिपि कहते थे। पांडु का मतलब होता है हाथ, आपका पांडु से आपका हाथ से ही बना है, ठीक है। और लिपि का मतलब हो गया आपका लिखना। तो इसलिए इसको पांडुलिपि कह रहे हैं, हाथ से लिखे जाने के कारण। अब आपको पता चल गया पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि कोई अलग से कोई चीज नहीं है कि दूसरे ग्रह से आ गई, एलियन ने लिख दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पांडुलिपि किताब को कहते हैं जो हाथ से लिखी गई हो। अब जैसे कि इस तरह से आप कह सकते हो पांडुलिपि, अगर मैं आपसे ये कहूँ, आपकी एक डायरी है जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, एक किताब कॉपी, आप एक रजिस्टर लेके आए दुकान से और उसमें आप अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं, वो भी पांडुलिपि है। क्यों नहीं हो सकती। आने वाले समय में लोग उसको ही पांडुलिपि समझेंगे, क्योंकि वो हाथ से तो लिखी जा रही है ना, सीधी बात है। बनी कैसे है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी करेंगे आगे कि वो कैसे बनी थी। लेकिन पांडुलिपि का मतलब यही है कि हाथ से अगर लिखी हुई चीज है तो वो पांडुलिपि कहलाएगी, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द होने वाला है मेन्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द इस्तेमाल होता है। अब ये मेन्यू जो है, मेन्यू का अर्थ होता है हाथ। क्या होता है मेन्यू का, हाथ। और इससे निकला है। और ये पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्रों पर या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ से की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किससे,
या तो ये जो है भुर्ज नामक पेड़ की छाल से और एक पत्ते से लिखी जाती थी, भोजपत्र पर लिखी जाती थी, उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि पांडुलिपि क्या होती है ना? ठीक है, चलिए। देखो ये जो है भुर्ज नामक पेड़ है आपका। यहाँ पे अगर देखो, आप आज तक आपने सिर्फ इसका नाम ही सुना था, देखा नहीं होगा, है ना? सिर्फ सुनते आ रहे हैं भुर्ज नामक पेड़ है, पांडुलिपि, ये वो। दिमाग में कोई पिक्चर ही नहीं है यार, याद कैसे रखोगे? अब याद रहेगी चीजें। देखो, ये लिप्टिस जैसा पेड़ है आपका। यूकेलिप्टिस होता है बिल्कुल आपका घर में, आपके घर के पास में जरूर कोई लिप्टिस का पेड़ होगा, आपने देखा होगा। उस लिप्टिस के पेड़ पे आपके इस तरह से ऊपर से उसकी परत छूटती है, जब वो सूखने लगता है और अंदर से नई स्किन बन जाती है, बिल्कुल सेम वही हमारी भी नई स्किन बनती है, पेड़ों की भी बनती है। तो इसकी जो ऊपर की छाल है, इस तरह से वो उधड़ जाती है ना? यहाँ से उखाड़ के इसको अलग कर लो। इसको छाल को अगर अलग कर लोगे तो ये एक पेपर जैसा ही बन जाएगा। फिर इसको भिगो करके आप इसको बिल्कुल आराम से सीधा कर सकते हो। इसके ऊपर हाथ से लिखा जाता था। तो इससे बनती थी आपकी पांडुलिपि। समझ में आई बात? लेकिन ये लिप्टिस नहीं है, ये है भुर्ज। भुर्ज पेड़ है ये आपका, जो इस तरह का दिखाई देता है। अब याद रहेगा ना, दिमाग में रहेगी ये चीज आपके। चलिए, जूम बढ़ाइए। अरे और कितना जूम करूँ, बोर्ड से बाहर निकाल दूं इसको? हाँ, लिप्टिस मतलब अरे एक पेड़ का नाम होता है, छोड़ो लिप्टिस, जिसको नहीं पता मत याद रखो। अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रख लो, भुर्ज पेड़ था। वो भुर्ज आपको याद रह गया आपका। अब आते हैं हम यहाँ पर ताड़ पत्रों पर। ताड़ जो है, ताड़, ताड़। एक तो भुर्ज है आपका, एक है आपका ताड़। तो ताड़ भी पेड़ को ही कहते हैं। ताड़ मतलब ताड़ नाम का एक पेड़ होता है ये ताड़ का पेड़ है आपका। जैसे नारियल का पेड़ होता है ना, सेम वैसे ही होता है ताड़ का पेड़। तो इसके पत्ते आपके ऐसे दिखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसके पत्ते इस तरह के हैं। तो बड़े सीधे सीधे से पत्ते होते हैं इसके, एकदम बड़े बड़े लंबे से टाइप के पत्ते होते हैं। इतने चौड़े होते हैं आपके, और एकदम लंबे से होते हैं, इतने लंबे। तो उसको बड़ा सीधा करके आराम से उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है आपका। तो दो पेड़ हैं आपके जो जिन पर पांडुलिपि लिखी जा रही है, एक तो ताड़ का पेड़ है, एक भुर्ज का पेड़ है। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे ना जिंदगी में आपका। दो ही चीजें हैं, दो पेड़ हैं आपके, एक भुर्ज पेड़ है और एक ताड़ का पेड़ है। और कहाँ पे पाए जाएंगे? पर्वतों पे पाए जाएंगे, मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाए जा रहे। हमेशा पर्वतों क्षेत्र में ही पाए जा रहे हैं। इसीलिए ये हिमालय क्षेत्र में, कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, और इधर नीचे के यही आपके उस इलाके में ये आपके मिलेंगे। ठीक है, तो ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़पत्रों के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ पेपर है एक, ये ताड़पत्र है आपका। ठीक है, ये पांडुलिपि का एक पन्ना है। पांडुलिपि का एक पन्ना है ये आपका, इस तरह से। जैसे ये है मान लो, तो ये लंबा सा दिख रहा है आपको। इसी को कटवट करके इन्होंने वो बना दिया एक पेपर टाइप का। और किया क्या फिर इन्होंने, उसके एक कोने पे डंडी से छेद कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये छेद कर दिया। अब सारे पत्तों में छेद करके उसके बीच में से कोई भी धागा निकाल के आप उसको बांध सकते हो, या घास की टहनी निकाल के उससे बांध सकते हो। तो किताब को यानी कि पन्नों को एक जगह बांधने के लिए ये क्या करते थे, इस तरह का छेद करके उसके अंदर और उसको बांध देते थे। तो ये बन गई आपकी पांडुलिपि। तैयार है? अब कोई दिक्कत तो नहीं, पांडुलिपि तो खुद भी बना सकते हो ना अब, है ना? बताओ बना लोगे या नहीं बनाओगे? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भुर्ज पेड़ की एक पांडुलिपि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके सामने ये फोटो लगा हुआ है। ठीक है, बिहार में भी है ताड़पत्र, हाँ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को लाइक करते रहो, मज़ा नहीं आ रहा है क्या आपको? ये बताओ, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ कमेंट करके। मस्त क्लास लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं बिल्कुल? चलो 1100 लाइक होने वाले हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से सब लोग। यस सर, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर दो एक बार जल्दी से। 1100 लाइक होने में 6-7 लाइक बच रहे हैं हमारे, तो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक करके आओ। देखो इतने वर्षों में, कितने, 1000 वर्ष पहले, नाम ये याद रखते चलेंगे हम, कहानी कैसे कैसे चल रही है आपकी। तो लेखन प्रक्रिया आपकी 1000 साल पहले स्टार्ट हुई। मतलब ताड़पत्रों वाली कहानी 1000 साल पहले स्टार्ट हुई। ये इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया आपका। 1000 साल पहले मतलब ताड़पत्र उससे भी पहले हैं वैसे। लेकिन अभी देखेंगे कि कौन से हैं वो, कौन से देश के हैं। अभी यहाँ तक की बात तो इतनी थी। पांडुलिपि को कीड़े खा लेते हैं, और कुछ को नष्ट कर दिया है कीड़ों ने खा के। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों में या विहारों में विहारों से प्राप्त होती हैं। तो विहार क्या है आपके? विहार भी मंदिर ही होते हैं।
मंदिर किस प्रकार के? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के जो वो होते हैं ना भिक्षुक, जिसको कहते हैं भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म में जो अपना घर त्याग करके और वहां पे ग्रुप में रहने आ जाते हैं, संघ में, जिसको संघ कहा जाता है, तो वहां पे रहने आ जाते हैं। तो उस जगह को जहाँ पे ये सारे भिक्षुक इकट्ठा करके, संत मान लो आप आराम से समझना चाहो तो ये भिक्षुक जितने भी होते हैं, भिखारी कह लो इनको दूसरे शब्दों में, ये सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं। उस जगह को विहार कहा जाता है। जैसे मंदिर हो गया आपका, तो मंदिर में मान लो पंडित लोग जो है रह रहे हैं सबके सब, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म वाले जो लोग हैं वो विहार में रहते हैं। और ये विहार जो है, ये मोस्टली 99% गुफाओं को बनाया गया है, मतलब गुफाओं के टाइप से, पहाड़ों को काट करके बनाया गया है। पहाड़ों को काट कर, अलग से नहीं बनाए गए। ऐसे नहीं जैसे मंदिरों का निर्माण आज के ज़माने में होता है, अलग से ईंट, पत्थर, सीमेंट से बनाए जाते हैं, वैसे नहीं। इनको पहाड़ियों को काट कर, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने सारी वीडियोज़ भी डाली हुई हैं आगे, तो आगे मैं आपको दिखाऊँगा क्या होता है। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि ये बौद्ध धर्म के मंदिर है, बस ठीक है, इतना समझ लो। तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इसमें, जो उस समय में इस्तेमाल होती होंगी। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यानी कि उस जमाने में, आज से हम पीछे जाएं कितने साल, मतलब ये समझ लो 2300-2400 साल पहले से अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे ये हमारे एरिया में मगध भाषा, मगध वाले इलाके में आपके प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ करता था। आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। जो पुरोहित लोग थे वो संस्कृत वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आम लोग जो है वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, लाइक करते रहो। कल वाली वीडियो पे भी 5,000 लाइक होने वाले हैं हमारे। बहुत मस्त लाइक करते हो यार, थैंक यू वेरी मच। मुझे मोटिवेशन मिलता है ना एकदम ज़बरदस्त, फिर मैं नई वीडियो एकदम जोश के साथ मिलाता हूँ, बढ़िया। तो मुझे मोटिवेट करते रहा करो आप, है ना, लाइक करते रहा करो। जल्दी जल्दी आज की वीडियो पे भी लाइक करेंगे, 4-5 हज़ार लाइक कम से कम मिनिमम। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ताड़पत्र अलग हो गए, ताड़पत्रों की कहानी आपको समझ में आ गई है। ताड़पत्रों से क्या बनेगी? पांडुलिपि बनेगी, है ना। पेड़ों की छाल से या पत्तों से बना करके पांडुलिपि बनी। अभिलेख क्या है आपके? अभिलेख भी लिखी हुई चीजें हैं आपकी, लेकिन ये होती हैं जो धातु पे लिखी जाती है या पत्थर पे लिखी जाए, मतलब ठोस सतह पर। ये लिखी जाती है ठोस सतह पर। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस सतहों पर, कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप इस तरह से। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। आजकल होता है या नहीं होता पता नहीं। आप ये देखेंगे, जैसे गांव में होता है ना, गांव में, तो गांव में जब कोई नई सड़क बनाई जाती है, तो उस सड़क की शुरुआत जहाँ होती है वहां पे एक इस तरह का वो बनाया जाता है। जैसे सेम ये है आपका, इसी तरह से इस तरह का एक वो होता है आपका, इस तरह का आपने देखा होगा, सबने बना हुआ होता है ना। ये नीचे पत्थर का, और इस पर जो है प्रधान जी का नाम लिखा जाता है। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? बताओ, बताओ कमेंट करके। इस तरह से एक बोर्ड खड़ा किया जाता है सीमेंट से बना के, पत्थर से, और इसके ऊपर प्रधान जी का नाम लिखा जाता है। माननीय सुश्री वगैरह वगैरह, जो जो इन्होंने जो है इतने मीटर की मंदिर से लेकर स्कूल तक की सड़क का निर्माण करवाया है, इनका अति अति धन्यवाद। इस तरह की चीजें लिखाई जाती है गाँव में, आज भी चलता है ये। तो ये चीज क्या है? ये अभिलेख ही एक तरह से। ऐसी चीज जो पत्थर पे लिखाई जाएगी वो अभिलेख कहलाएगी। तो ये चीज पुराने टाइम में प्रिंटर तो थे नहीं, किताब तो छपती नहीं थी, तो राजा महाराजा जो थे वो अपना संदेश पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इन पत्थरों पर या स्लेट्स पर इस तरह की चीजें उत्कीर्ण करवाते थे। और वजह ये थी इनको इस पे लिखवाने की, क्योंकि ये लंबे समय तक टिकाऊ रहते थे, ये मिटेंगे नहीं। कागज पे लिखोगे, ताड़पत्र पे, पत्ते पे लिखोगे, वो तो फट जाएंगे। पानी लग गिर गया उनके ऊपर तो वो गल जाएंगे, है ना, या उनको कीड़े खा जाएंगे। पत्थर को कौन सा कीड़ा खाएगा? पत्थर को कौन सी बारिश खाएगी? पड़ा रहेगा सालों तक, 100 साल, 200 साल, 10 साल, 400 साल, है ना। यस सर, देखा है, बहुत बढ़िया। हम्म। तामपत्र पे भी अभिलेख लिखा जाता है, हाँ। तामपत्र से एक डायलॉग याद आ गया। आपने किस किसने वो फिल्म देखी है, घातक? सनी देओल की, और सनी देओल की और अमरीश पुरी की। जब वो हॉस्पिटल में ले जाता है ना, तो उसका नंबर नहीं आता, जब अमरीश पुरी को कमरा नहीं मिलता, तो वो कहता नहीं अमरीश पुरी सनी देओल से, ये तामपत्र दिखाओ उनको जाके, वो मैं आज़ादी में महात्मा गांधी के साथ लड़ा था, मुझे जरूर मिलेगा, देखो ये तामपत्र मुझे मिला था। तो वो कहता नहीं, दिखाया तूने तामपत्र? दिखाया, दिखाया मैंने ये तामपत्र। तो वो डायलॉग आपको, बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है उस फिल्म का, है ना, जब वो हॉस्पिटल में चिल्लाने लगता है।
चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये कठोर सतहों पर उत्कीर्णित होते हैं आपके। कभी कभी शासक जो राजा हैं और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्णित करवाते थे, मतलब उनको जो पब्लिक में अपनी जनता में जो भी चीज पहुंचानी हुआ करती थी, निर्देश, वो इस पे जो है लिखवा दिया करते थे। तो आते जाते लोग उसको पढ़ के समझ जाएंगे कि राजा का ये आदेश है, ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो जो उन्होंने जंग में जो भी कहानी हुआ करती थी उसको भी इस तरह से वो सेव रखते थे। ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसी का जो अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। हाँ, इसका भी करते हैं, और इसके अलावा जो सामान मिलता है, जैसे खुदाई वगैरह करते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता को खोदा, वहां पे सामान मिला। तो इस तरह की चीजों में पुरातत्वविद उसको कहते हैं, जो पुराने चीजें ढूंढते हैं, जो पुराने इतिहास के बचे हुए अवशेष को ढूंढते हैं, उनको पुरातत्व। अभी आएगा ना, आगे पढ़ेंगे। सब्र रखो, एक एक चीज करके, बीच बीच में क्वेश्चंस भी दिया जाए। हाँ क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक टॉपिक पूरा तो होने दो, तभी तो। एक टॉपिक पूरा हो जाएगा तभी तो क्वेश्चंस कराएंगे। देखो, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हैं, क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती होगी? तो भाई, इसको पढ़ के लिखा था क्या कमेंट में? गुरुजी, ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। अच्छा, इसको पढ़ के तब कमेंट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा बड़े ज्ञानी हो रहे हो। हाँ। बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात थी आपकी। इसको कठोर सतह पर लिखने में क्या लाभ होंगे? लाभ तो यही थे कि ये लंबे समय तक टिकाऊ रहता था, और दिक्कत ये होती थी कि इसको लिखने में टाइम बहुत लगता होगा, क्योंकि पत्थर को कुरेद कुरेद के, आपके नुकीली चीजों से काट काट के तब लिखा जाएगा, है ना। पेन से आसानी से एकदम एकदम लिख दिया। इस पूरे पैराग्राफ को लिखने बैठ गए तो 2-3 दिन निकल जाएंगे उनके, है ना। पत्थर पे लिखना इतना मुश्किल काम रहेगा। देखो, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं, जो पुराने सामान की खोज करते हैं। जैसे कि चाहे वो, जैसे कि ये लोग हैं आपके, तो ये जो पुराने सामान को खुदाई उदाई करके ढूंढ के लाते हैं, वो सब पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन भी करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। मतलब ये कठोर होते हैं, इसलिए जल्दी नष्ट नहीं होते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, और इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया अगर, या चावल हो गया, इस तरह की चीजें, तो वो अगर खा खा लेंगे आप तो खा तो लिया आपने, लेकिन अगर वो रख देंगे आप, तो उसको कीड़े खा जाएंगे। कीड़े नहीं खाएंगे तो वो नमी की वजह से खत्म हो जाएंगे, आपके गल जाएंगे। लेकिन अगर वो जल गए, तो जल के जो राख बन जाएगी उसकी, उस राख का जो डीएनए होगा, डीएनए ही समझ लो एक तरह से, जैसा मनुष्य का डीएनए होता है, तो उसका भी एक तत्व होते हैं, कार्बन कहते हैं उसको, कार्बन आयु कहते हैं। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये राख किस चीज की है। समझ रहे हो इस चीज को? तो उससे भी आपका आज पता लगाया जा सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी काफी फास्ट हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, हम एनसीईआरटी पढ़ डाले हैं, बहुत बढ़िया काम किया है भाई, वेरी गुड। चलो वीडियो लाइक करते रहो भाई, सबके सब जितने लोग भी देख रहे हैं, वीडियो लाइक करते रहो। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो आपकी, जो पुरानी चीजें हैं, जिनके द्वारा हम इतिहास का पता लगा रहे हैं, वो क्या है? रिसोर्सेज हैं, है ना। सोर्सेज हैं, यानी कि वहां से, उनके द्वारा, माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। तो इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं, हिंदी में आपके स्रोत कहते हैं। तो ये स्रोत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, पुराने समय में क्या हुआ उसकी जानकारी आपको निकाल के देंगे। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे ही हमें कोई, जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई शुरू में आदि मानव की, तो उसने आपको देख के ऐसा लगा कि इसके बारे में अब हम जानना आसान हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा वो किस तरह के दिखते थे, किस तरह से काम करते थे, वगैरह वगैरह, है ना। क्योंकि इन स्रोतों से धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से उसको जान लेना।
अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग करके सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल इतिहासकार कौन है ये आपको पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी। बहुत कम लाइव है यार, लाइव में ना कोई दिक्कत हुई है, लाइव कम, लोग लोग कम लाइव नहीं है, दिख कम रहे हैं। एक बार जरा ये कमेंट करना सबके सब, मुझे अभी पता चल जाएगा, देखो यहीं। एक बार सब लोग कमेंट करना जरा, अटेंडेंस लगाओ एक बार। यस लिखो, यस प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, ऐसा लिखो जरा एक बार, तब पता चलेगा। हाँ हाँ जी। देखिए, तो यहाँ पे बात करेंगे, लगभग 2500 साल पुराना अभिलेख है ये, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो लगभग 2500 साल पुराना है ये अभिलेख। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ, कंधार जगह है एक अफगानिस्तान में, ठीक है। तो वहां से ये अभिलेख प्राप्त हुआ। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्णित करवाया था। अशोक नामक शासक जो है, ये मगध राज्य का राजा था। शुरुआती शुरुआत में मगध से हुआ था। उस हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया था, तभी मैं बोल रहा हूँ। देखो कमेंट आपका जो है, यस आ गए हैं सबके सब। हाँ देखो, सब यस बोल रहे हैं ना, सबके सब लाइव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मुझे लग रहा 800 900 लोग लाइव होंगे, कम से कम 1000, है ना। अब आपको खुद ही पता चल गया होगा, ये दिखा नहीं रहा, इसमें कोई ना टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है इसमें, यूट्यूब की तरफ से। ये सब कहाँ छुपा था भाई, यहाँ देखो, ये छुप के देख रहे हैं, आज सब छुप के देख रहे हैं। मैं समझ गया था कि ये लाइव सब हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दिख नहीं रहे हैं लाइव, ठीक है। देखो अभी तक यस आने बंद नहीं हो रहे हैं। प्रेजेंट लगाओ भाई सबके सब जरा एक बार। वेरी गुड। 1200 लाइक होने वाले हैं भाई, कहाँ छुपे हुए, जल्दी लाइक करके आओ फटाफट से। 1200 लाइक दिख रहे हैं मुझे, 4 5 लाइक कम रह रहे हैं 1200 होने में। तो ज़रा एक बार जो है, कमेंट को नीचे करो और वीडियो लाइक करो सबके सब। देखो बहुत मज़ा आएगा क्लास को करने में, आपको आ भी रहा होगा मज़ा, है ना। काफ़ी मेहनत से ये बनाई है। चलिए, देखो तो यहाँ पे बात करें, अशोक जो है वो आपका, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते थे, क्योंकि उसने पूरे जो है, क्या कहेंगे उसको, अखंड भारत पे राज किया। यानी कि पाकिस्तान वाला इलाका भी हमारे में ही था तब, तो अखंड भारत पे राज किया, इसलिए उसको चक्रवर्ती कहते थे। तो ये जो कंधार जिला है आपका, वहाँ मिला है, अफगानिस्तान में ये अभिलेख मिला है आपका। और आगे है इसका, इस शासक ने, ये विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं, तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि का से तो आप सबको पता है, जैसे हम हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में आ को ऐसे लिखा जाएगा, रोमन में ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो ये लिपियां हैं सब। तो लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। जबकि हम कुछ बोलते और पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि भाषा तब बनती है जब हम उसका बोली में इस्तेमाल करने लगे, यानी कि उसके संप्रेषण में इस्तेमाल करने लगे, बातचीत में इस्तेमाल करने लगे। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अमराइक अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों में प्राप्त हुआ है। भिन्न लिपि और भाषाएं दोनों है। तो ये जो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल में इसमें 3 पॉइंट है, देखो इसमें 3 सवाल आने के पॉइंट है। एक तो ये है कि आपसे ये पूछेगा, अफगानिस्तान के कंधार जिले में जो आपका अभिलेख मिला है, वो कौन सी भाषाओं में है, कौन सी में है, यूनानी और अरामेइक, यू ए है ना। तो इस तरह से। दूसरी चीज, जो अफगानिस्तान के कंधार जिले में आपको अभिलेख मिला है, वो कितने साल पहले का मिला है आपको। तो ये 2250 साल पुराना है। किसने लिखवाया, अशोक ने लिखवाया। तो ये 3 4 पॉइंट हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, 1200 लाइक हो गए भाई हमारे। वीडियो रुक रही है, इंटरनेट थोड़ा सा हो रहा होगा स्लो, कोई बात नहीं है, तो चल जाएगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा, 1 2 सेकंड के लिए क्या फर्क पड़ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं भाई क्या दिक्कत आई है ना। अटक रही है वीडियो, कोई और दिक्कत तो नहीं आई। मैं देख लेता हूँ भाई।
कनेक्शन तो हमारा एक्सीलेंट दिखा रहा है भाई, नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट तो बढ़िया चल रहा है। ओके है। ठीक है, नेटवर्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 लाइव है सर। अच्छा, दिख गया क्या वहाँ पे? मैं मुझे तो दिखा नहीं। कहाँ दिखा? टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी हो गया ठीक, ये बताओ मुझे। अभी ठीक चल रहा है? ओके सर। ठीक है। अब नहीं अटक रहा। हाँ वही कह रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है भाई। लाइव देखकर हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ें। अच्छा, ये मत सोचो अब। लाइव नहीं दिखा रहा है वो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है यूट्यूब की तरफ से, लेकिन हमारे पास सब लोग लाइव हैं, ठीक है। लाइव दिख नहीं रहा है, लेकिन लाइव सब लोग हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब आगे। देखो यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे बाईं तरफ जो है एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ पात्र मिला है आपको, जो इस पात्र का प्रयोग जो है 4700 साल पहले होता था। ये वाला पात्र आप देख सकते हो, है ना, ये घड़े जैसा जो दिख रहा है आपको। ये क्या है? ये 4700 साल पहले, अब 4700 साल पहले प्राप्त हुआ है, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का है। बात समझ में आई? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 4700 साल पहले की है। दाईं तरफ जो है वो एक पुराना चांदी का सिक्का है आपका, ये देख सकते हो, ये वाला चांदी का सिक्का है। और इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। अगर 2500 साल पहले हुआ है तो कहाँ पे हुआ होगा, अंदाजा लगा लो, है ना। गंगा नदी के पास वाले इलाकों में हुआ होगा, है ना। उसके अलावा हमारे द्वारा आज प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों से ये कैसे भिन्न है? भिन्न इस तरह से है कि आजकल के सिक्के जो है वो गोल होते हैं, और ये आपका जो है चौखुटा है ना, आयताकार टाइप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यानी कि हमारी जो किताब है हिस्ट्री की, उसका नाम है हमारे अतीत। कक्षा 6 7 8 में जो किताबें हैं आपकी, हमारे अतीत नाम है उसका, इतिहास का। तो अतीत शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया जाता है। यानी कि हमारा अतीत नहीं लिखा, या मेरा अतीत नहीं लिखा, बल्कि उसने लिखा हमारे अतीत। हमारे अतीत इसलिए क्योंकि सभी लोगों के इतिहास सबके अलग अलग हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। और हम अगर अपनी प्रेजेंट की भी देखें तो हमारा इतिहास अलग है, किसी दूसरे व्यक्ति का इतिहास अलग है ना, सबकी हिस्ट्री अलग अलग होती है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए, पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से अलग था, ठीक है। और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। तो सबका जीवन अलग अलग था, इसलिए हम कहते हैं हमारे अतीत। तो उनका अलग अलग डिफाइन करेंगे उसको। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप आप देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के नीचे है, भारत का हिस्सा है। वहाँ के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ के, शिकार करके और फल फूल के संग्रह के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि आज भी ये वहीं जी रहे हैं। दूसरी तीसरी सदी में, है ना, 10वीं सदी में जी रहे होंगे, क्योंकि आज भी ये अपना वही काम कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, और खाना पीने के लिए वही सब्जियाँ वगैरह जो फल फूल हैं आपके नेचुरल वाले। तो इनके पास कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि ये ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, है ना, ये चाउमीन नहीं खाते होंगे, ये बर्गर नहीं खाते होंगे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी कि इतिहास में भी, पुराने जमाने में भी भेद थे, विभिन्नताएं थी जो देखने को मिलती थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी चैप्टर में राशिदा का प्रश्न रहता है, वो कहाँ है सर? आ जाएगा भाई, राशिदा भी आ जाएगी तुम्हारी, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ जी। जरा एक बार कमेंट करो हम जिंदा हैं। एक बार सब लोग कमेंट कर दो ताकि बाकियों को पता चल जाए। कह रहे हैं कि एक ही लाइव है क्या? मैं नहीं। सब लोग जरा एक बार कमेंट करो, मैं जिंदा हूँ, टाइगर जिंदा है। लिख दो एक बार। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। इस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, है ना? जो शासक थे वो तो अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जो जंग जीत के आए हैं उसके बारे में लिखवा देंगे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफी हद तक जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे और संग्राहक, कृषक, किसान अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। और आज भी देख लो ना आप लोग, जैसे कि हम बात करें जो शहर में लोग रह रहे हैं, तो वो अपना फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं मोबाइल में, उनका सबका सेव है ना? और जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके पास बेचारों के फोन भी नहीं है, वो कहाँ खेती कर रहे हैं आराम से जंगल में, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आज से अगर आप जाओगे 20 साल बाद, तो जो शहर वाले बच्चे होंगे उनके पास अपने माँ बाप की यादें होंगी, लेकिन गांव वाले जो बच्चे होंगे उनके पास अपने माँ बाप के बारे में कोई यादें नहीं होंगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जो अभी भी देख सकते हो। या अगर एक और एग्जांपल दूं, आप लोगों में से जो लोग गांव के हैं उनके पास उनकी बचपन की फोटो भी नहीं होगी, लेकिन जो लोग शहर के हैं, जो दिल्ली के, मुंबई के, इस तरह के शहरों में के हैं, उनके पास बचपन की सारी फोटोज होंगी, है ना? जैसे मैं अपने अपना भी कहूँ तो मेरे पास भी बचपन की कोई फोटो नहीं है। एक फोटो है, तब मैं 9 साल का था, तो उससे पुरानी कोई फोटो मेरे पास नहीं है ना? तो उससे पहले की कोई फोटो बची हुई नहीं है। तो आजकल के जो बच्चे पैदा होंगे उनकी तो पहले जन्म, जब जन्म उसका हो रहा है, जन्म होते हुए भी वीडियो आ रही है उसकी, है ना? उसको पता है, वो देख लेगा कि मेरा जन्म कैसे हुआ था। तो वो चीजें हैं। तो जिनके पास पैसा है, जो मालदार है, जो अपडेटेड लोग हैं, वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं। जो गरीब है, पिछड़े हुए लोग हैं, वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं। तो ये अंतर हमेशा ही रहेगा हर चीज में, हमेशा आगे भी फ्यूचर में भी रहेगा। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या करें, हम पीएम होते तो सबसे पहले इंस्टाग्राम फेसबुक बंद करवा देते। अच्छा, क्यों भाई, आपको ऐसा क्या दिक्कत है इस चीज से? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तिथियों का मतलब, अच्छा, तिथियों का मतलब क्या लिखा है भाई? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तो शायद उस दिन की तारीख, महीना या वर्ष, जैसे कि 2000, सन 2000, या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, है ना, तो उस दिन से हम डेट स्टार्ट की है हमने। यानी कि अगर आप बात करो तो इनका जो जन्म हुआ होगा, वो हुआ होगा आपका, एक कह सकते हैं हम, एक तारीख, एक महीना, और साल रहा होगा आपका, साल भी पहला ही रहा होगा, है ना? बात करेंगे तो 01 लिख सकते हो आपका, क्योंकि जीरो लगाना अच्छा लगता है। तो यही हो जाएगा आपका, यहाँ से इनके जन्म की शुरुआत हुई। उसके बाद में अगर आज बात करेंगे, तो ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो चुके हैं? 2024 साल हो चुके हैं, है ना? ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए? 2024 साल हो गए, सीधी बात है। और उस डेट से पिछले की जब हम बात करते हैं, तो हम शब्द लगाते हैं ईसा पूर्व। क्या लगाते हैं? ईसा पूर्व लिखा होगा यहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो 2000 कहने में अच्छा तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद की बात है। और हाँ, ये रहा देखो, ईसा पूर्व के लगाते हैं हम, जो पहले की तिथियां होंगी। यानी कि अगर हम बात करें, हमारे सामने कोई तथ्य आए कि सिकंदर जो है वो भारत में आक्रमण करने कब आया था, तो हमें पता है 327 साल पहले आया था, है ना? तो 327 ईसा पूर्व आया था। तो अगर हम कहें कितने साल पहले आया था, तो 2024 में हमें 327 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 11, और हमारा ये हो जाएगा 5 3 2, तो 2351, यानी कि 2350 साल पहले सिकंदर आया था भारत। और अगर हमें ईसा पूर्व का नहीं पता होता तो हम सोचते अभी 350 साल पहले आया होगा, है ना? तो इस तरह से हमें ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ये शब्द हमें याद रखना चाहिए, ठीक है? किसको हम ईसवी कह रहे हैं और किसको ईसा पूर्व कह रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इतिहास और तिथियां देखो यहाँ पे और डिटेल में दी है इसने। बीसी जो होता है आपका, वो होता है आपका बीसी, बिफोर क्राइस्ट, है ना? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट जो कहते हैं, क्राइस्ट ईसा मसीह का दूसरा नाम है। क्रिश्चियन शब्द जो बना है ना आपका, वो क्राइस्ट से बना है।
तो इसीलिए उसको क्रिश्चियंस बोलते हैं हम। तो क्राइस्ट शब्द का इस्तेमाल जो होता है वो ईसा मसीह के लिए होता है, इसलिए ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात होगी तो उसको कहेंगे BC, अगर ईसा मसीह से पहले की बात होगी, ठीक है। और कभी कभी तुमने AD शब्द का इस्तेमाल सुना होगा, इसको बोलते हैं एनो डेमिनी। ये लेटिन भाषा का शब्द है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। तो जिसको हम ईसवी कहते हैं उसको हम कह सकते हैं AD, ठीक है। और AD की जगह पर आप CE या BC की जगह CE, तो AD भी कह सकते हैं, और क्या है CE कह सकते हैं। और मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। अब हम गए पुराना, यानी कि ईसा पूर्व को क्या कहेंगे, ईसा पूर्व को। तो ईसा पूर्व को हम कहेंगे, एक तो देखो BC कहेंगे, एक कहेंगे आपका आगे है BCE, बिफोर कॉमन एरा, BCE भी कह सकते हैं, BCE कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं भाई इसमें, बिफोर, अच्छा ये तो वर्तमान के लिए हो गया, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, यही शब्द है आपके, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे AD का मतलब है एमिनो डेमिनी, एमिनो, एमिनो नहीं, एनो, एनो डोमिनी। तो ये जहाँ पे AD आएगा ये तो प्रेजेंट की बात चल रही होगी, ईसवी आए, CE आए, AD आए, ये प्रेजेंट की बात चल रही है, यानी कि आज 22 मई 2024 ईसवी है, 22 मई 2024 AD, 22 मई 2024 CE। और जाएंगे अगर जहां पे आपको ये शब्द मिलेगा ईसा पूर्व, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, तो ये शब्द इस्तेमाल होंगे आज से 2400 साल पहले से, मतलब 23, सॉरी क्या कह रहा हूँ, 2100 भी नहीं, 2024 साल अलग करके उससे पिछले साल जो होंगे उसके लिए इस्तेमाल होगा ईसा पूर्व, ठीक है। फिलहाल ये बात आपको इतनी बड़ी नहीं है कि आप समझ ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइव 0 दिखा रहा, अरे सरफराज जी क्यों टेंशन ले रहे हो, ये आपको लाइव दिखा नहीं रहा है, लाइव सब लोग हैं, ठीक है। पता नहीं आज क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी यूट्यूब के साथ में। कल मैं आपको बताऊं क्या हुआ था, कल ये हुआ था हमारे चैनल पे म्यूजिक वाला लोगो आ रहा था, मतलब वो ये दिखा रहा है कि सॉन्ग्स का गाना है, वो सॉन्ग्स का चैनल है। जैसे एक सॉन्ग्स का एक वो होता है ना, इस तरह का होता है मेरे ख्याल से, इस तरह का बना होता है कोई एक इस तरह का, तो ये जो है हमारे चैनल के सामने ये लिखा हुआ आ रहा था इस तरह से, जो म्यूजिक चैनल के सामने आता है। तो ये यूट्यूब का दिमाग खराब हो रहा है, ये आजकल जो है कुछ भी कर रहा है। गलत बोल दिया मैंने, कहीं यूट्यूब ने वीडियो देख लिया, भाई साहब सॉरी। यूट्यूब से सॉरी बोल रहा हूँ मैं, पता चल रहा है हमें कहे तू बड़ा नेता बन रहा है। हाँ, तुझे अभी बताते हैं। देखो इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी अफ, उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र जो है, मैंने आपको नक्शा दिखाया, अब नक्शा तो यहाँ पे है नहीं, शायद मैंने डाला होगा, देखता हूँ, नहीं डाला। ये जो आपका मिस्र है, ये इधर है हमारा। किस जगह पे है, ये भारत के पास में इधर की साइड में है मिस्र आपका। और ये जहाँ पे वो है ना सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, तो जिन्होंने भूगोल की क्लास देखी थी उन्हें दिमाग में आ गया होगा। सहारा रेगिस्तान में मिस्र इस जगह पे है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। महाद्वीप की बात करेंगे तो मिस्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, मुझे मैं मैप डाल देता हूँ, वैसे इसमें शायद याद नहीं रहा होगा, मैप डाल लेगा। मिस्र के उत्तरी तट तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है, यहाँ से एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है, और इस पर एक ही लेख 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखा गया है। 3 अलग-अलग भाषाओं में लेख लिखा गया है। ये प्रश्न आपका सीटेट में आ चुका है अभी। तो वो कौन सी है, एक तो यूनानी भाषा है और दो है मिस्री भाषाएं। मिस्री भाषा के भी दो प्रकार हैं अलग अलग से, जैसे हिंदी के दो प्रकार हो जाएं, आपके बोलियां हो जाएं, उस प्रकार से तो यूनानी और मिस्री लिपि में आपका उत्कीर्णित पत्थर मिला है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है, उस फ्रेम को कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों को पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर का प्रयोग शेर के लिए किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। और यहाँ पे देख सकते हो आप, और उसके अलावा जो है ए अक्षर का इस्तेमाल चिड़िया के लिए किया गया है ना। यहाँ पे देख सकते हो ए शब्द का इस्तेमाल जो है आपका चिड़िया के लिए किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह के चित्र आपको मिले हैं। एक बार जब उन्होंने
यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो इस तरह से जो है ये मिस्र की एक छोटी सी कहानी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलो अब बताओ थोड़े से प्रश्न। चलो पहले तो एक बार वीडियो को लाइक करो जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक। देखो बहुत ज़बरदस्त क्लास है। यकीन मानो आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत ज़बरदस्त क्लास है और आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। बहुत इजी वे में आपको जो है इस क्लास को दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना? खुद कमेंट करके बताओ आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। तो जल्दी से एक बार कमेंट में, कमेंट को नीचे करके एक बार जो है लाइक करके आओ जल्दी से, जिन लोगों ने नहीं किया। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्न में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है ये बताओ। चलो आपके सामने प्रश्न है। जल्दी लिखो फटाफट से। हम्म। बी। बी बता रहे हो यूनानी। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। सीईओ और बीसीई समझ नहीं आया सर। अच्छा समझ नहीं आया, सीई होता है आपका कॉमन एरा। कॉमन एरा, कॉमन एरा होता है आपका जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। और बीसीई होता है आपका बिफोर कॉमन एरा, यानी कि उससे पहले। ठीक है, उससे पहले, यानी कि जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब हाँ ये बात आपकी सही है, यूनानी भाषा उस पे मिली है। एक तो यूनानी और दो मिस्री भाषाएं हैं। तो ये आपका अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? संस्कृत में, देवनागरी में, ब्राह्मी में या तमिल में? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो फटाफट से। वेरी गुड। देखो अब आपको पता चल रहा होगा कितने कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं तो पता चल रहा है ना, सबके सब लाइव हैं। हाँ। 1400 लाइक होने वाले हैं भाई हमारे, 2000 तो पूरे कर देते यार, अब तक कितना स्लो चल रहे हो आप लोग। चलो सब अपने घर में जितने फोन है सबसे लाइक कर दो फटाफट से। देखो अब बात करें यहाँ पर, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के लोग लेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, है ना? तो यहाँ पे ब्राह्मी में है, प्राकृत में भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत या ब्राह्मी? तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो फटाफट लिखो अपना आंसर। सर मैंने सीटेट आपके भरोसे छोड़ रखा है। हाँ सही किया मेरे भरोसे छोड़ के, लेकिन पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई भी करते रहो, है ना? हाँ जी लिखो ना आंसर। सब चैनल का यही हाल है, 0/सन्नाटा। वही है, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो सबकी सबके लिए ही होगा ना, हमारे अकेले के लिए थोड़ा होगा। यूट्यूब की तरफ से कुछ भी होगा तो वो तो सबके लिए ही होगा। देखो यहाँ पे बात करें तो ऋग्वेद जो लिखा गया है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना? लिखा नहीं मतलब, पहले ही मूल भाषा ही उसकी संस्कृत थी, जब बोला जाता था तब भी संस्कृत भाषा। सबसे पुरानी पांडुलिपि खालिस्तान पर लिखी गई थी, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर या ताड़ पत्रों पर? तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलो लिखो फटाफट से लिखो अपना आंसर। वेरी गुड। हम्म। फोर बी। ठीक है। देखो तो यहाँ पे बात करें, सबसे पुरानी पांडुलिपि ताड़पत्रों पर लिखी गई है ना? ताड़पत्र और भूर्ज नामक जो पत्र हैं आपके। देखो अब यहाँ पे कुछ आपके प्रश्न है, इनका आंसर करोगे आप कमेंट करके सब लोग। 2500 साल पहले लोग कहाँ रहते थे? पहले का आंसर देंगे आप लोग। और आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। चलो फटाफट से बताओ। हाँ जी। तो 2500 साल पहले लोग कहाँ रहते थे बताओ? 2500 साल पहले गंगा नदी के तट पर। ठीक है। चलो दूसरा ऑप्शन बताओ, सिंधु घाटी में लोग कितने साल पहले रहते थे? सिंधु घाटी में लोग कितने साल पहले रहते थे? बताओ फटाफट से।
लिखो, कमेंट लिख के बताओ अपना आंसर। हाँ जी। जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा वो गलत जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो कैसे सही दे देगा? हम्म। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने साल पहले थे? 4700 साल पहले, ठीक है। अब तीसरे का आंसर बताओ। सिंधु घाटी, सिंधु नदी भारत के कौन से राज्य से गुजरती है? चलो फटाफट से, फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं। अभी बहुवचन वाले क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे आपके, है ना। फैक्ट्स याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। कमेंट में लिखते रहो अपना आंसर, देखो सब लोग लिख रहे हैं, फटाफट से लिखते रहो। हाँ जी, तो नदी भारत के कौन से राज्य से गुजरती है? लद्दाख से। उसके बाद है आपका, कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे? चौथा ऑप्शन। और आंसर लिखते हुए उसका नंबर तो लिखो, तभी तो पता चलेगा। ये लिखो, 4 का ये है और तीसरे का ये है। क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर करो। बिहार, यूपी? क्या कह रहे हो? 20 लाख साल पहले यूपी में रहते थे लोग? हाँ, यही कह रहे हो? या बिहार में रहते थे लोग? तो एसी चला दो यार, पसीना आने लगा। हाँ जी, तो कई लाख साल पहले लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। और नर्मदा नदी कहाँ पर है? आपका राज्य कौन सा राज्य है नर्मदा नदी वाला, ये बताओ कमेंट करके। सुलेमान और खिरथर पहाड़ियों में लोग कितने साल पहले रहते थे, ये बताओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लोग कितने साल पहले रहते थे? चलो लिखो जल्दी जल्दी। गुफा और जंगल बता रहे हो गुरुजी? गुफा और जंगल नहीं पूछ रहा मैं यहाँ। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके हिसाब से नाम बताओ, ठीक है। 4 का नर्मदा, ठीक है आपका आंसर। चलो पांचवे का बताओ, पांचवे का। हम्म। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लोग कब रहते थे? 8000 साल पहले, ठीक है। 8000 साल पहले। विंध्य पहाड़ियां कौन से राज्य में है बताओ? विंध्य पहाड़ियां कौन से राज्य में है? चलो छठे नंबर का आंसर करो फटाफट से। हम्म। आपके कमेंट 10 सेकंड लेट ही आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो विंध्य पहाड़ियां कहाँ पर हैं भाई? आपकी विंध्य पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश में? अभी अभी तो हमने कहाँ देखा था? इतनी पीछे? इतनी पीछे? ये है विंध्य पहाड़ियाँ। तो विंध्य पहाड़ियाँ ये हैं यहाँ आपका। ये है, यहाँ तो राजस्थान है, गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है। गुजरात में है फिर तो, है ना, गुजरात है। इतनी पीछे चले गए भाई हम। ठीक है, विंध्य पहाड़ियाँ होगी आपकी गुजरात। उसके बाद आता है आपका, बिहार का पुराना नाम क्या है भाई बता दो, चलो लिख के फटाफट से। बिहार का पुराना नाम क्या है? एमपी में से? एमपी में? महाराष्ट्र में? मगध, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, लेने देना, हटाना मत। अच्छा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने कब मना किया? हम्म। मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ भाग है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश, दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक। ठीक है। और इसका नाम हो गया आपका मगध। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना था। चलो लो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एस टीचर अकेडमी ऐप है, उसी में नोट्स मिल जाएंगे, हाँ उसी में नोट्स मिल जाएंगे। चलो अब यहाँ पे जो है, सही और गलत का निशान लगाना है आपको, बताओ। तो कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है? जैसे कि आपका ये प्रश्न आते हैं आजकल, कथन और कारण वाले, तो कथन और कारण वाले यही हैं आपके। मतलब उसमें आपको ए और बी दो ऑप्शन देता है, और उसमें दोनों लाइनें लिखी होंगी, अब आपको बताना है ए सही है या बी सही है, वो आपको बताना है। तो सेम वही चीज़ है, अब इसमें से आपको यह बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। अब इसका आंसर करते समय नंबर जरूर लिखना।
ए सही या ए गलत, इस तरह से आंसर देना, ठीक है, या राइट और रॉन्ग लिख दो जो भी लिखना चाहो, लेकिन क्वेश्चन का नंबर डाल के ही आंसर देना, तभी मैं समझ पाऊंगा। चलो, ए सही है। अच्छा, सानिया खान बोल रही हैं, रिंकू यादव बोल रहे हैं ये सही है। सर 1 to 5 तक चाहिए, दोनों ही हैं वहाँ पे, 1 to 5 वाले नोट्स भी हैं और वो भी हैं, सब हैं, आप देख सकते हैं आप वहाँ जाके। देखिए, तो ए तो आपका ठीक है, चलो ये बात सही है आपकी। दूसरा बताओ, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा तथा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो बताओ यहाँ पर आपका सही होगा या नहीं होगा ये। दूसरे नंबर वाला बताओ। भाई वीडियो को लाइक भी करते रहो, 1400 लाइक पे अटका दिया, 1400 होने में 5-6 लाइक बच रहे हैं, अभी 1400 हुए नहीं है। तो जाओ 1400 लाइक पूरे करके आओ जरा फटाफट से। सर आप भी सामने आओ ना, अच्छा लगेगा। अरे मैं तो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले आओगे क्या? हाँ मेरा, चलो ले लो, ले लो ले लो, वीडियो देख रहे हो, स्क्रीनशॉट में क्या हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी पहला ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलो, तीसरा है आपका, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही कही जाती थी। बताओ ये सही है या नहीं है। मजा आ रहा होगा आपको आंसर करने में। हाँ, बताओ, सही हो गए। ठीक है, चलो, ये भी ठीक है। पांडुलिपि, इसलिए क्या हो गया, सब सही हो रहे हैं ना, सभी सही हैं। चौथा ऑप्शन है आपका, ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों और झारखंड में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, लिखी मिलती हैं। बताओ चौथा बताओ। अब तो आपको सारी चीजें याद हो गई, मजा आया कि नहीं आया बताओ। हाँ, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा अब, हो गई ना सारी चीजें याद। हिस्ट्री मुश्किल है या आसान है, बताओ कमेंट करके। हिस्ट्री है मजेदार या नहीं है? बताओ, बोरिंग है या मजेदार है, कमेंट करो। तो देखो, ये ऑप्शन आपका ये हो गया आपका गलत, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों ने सही 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 बताए जा रहे हैं, है ना। 4 वाला राइट नहीं है बेटा, देखो